हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष प्रजापति, योर बायो एजुकेटर। आज का टॉपिक है हमारा कैंसर, जो कि लिया गया है चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से। इससे पहले हमने इन्फेक्शियस डिजीजेस को कवर किया था। आज हम कैंसर को पढ़ रहे हैं, जो कि एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो डिटेल इसकी जो स्टडी है वो आज हम करेंगे, जो इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं वो सब देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं कैंसर क्या होता है। कैंसर क्या होता है? जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, या इसको हम बोलते हैं कि जो प्रोलिफरेशन है। ठीक है। सेल्स क्या है, नॉर्मली जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डिवाइड करती हैं। और उनका डिवीजन भी क्या होता है, बड़े ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है, बड़े ही एक मैनेज तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो सेल हैं, अगर वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर लें, है ना, आउट ऑफ लिमिट उनकी डिवीजन हो जाए, तो ठीक है, और विदाउट डिफरेंशिएशन, तो ऐसी डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे केस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि उसको कैंसर हो गया है। ठीक है, उन सेल्स के अंदर क्या है, कैंसर आ गया है। तो जब भी सेल अनकंट्रोल्ड, बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के, है ना, अगर नॉर्मल बात की जाए, तो ये क्या है, कैंसर कह दिया जाता है इसको, विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जब सेल डिवाइड करती है तो वो डिफरेंशिएट करती है, मतलब सेल क्या है, स्पेसिफिक हो जाती है, वो फिर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सेल का क्या काम है, एक ही काम है, डिवाइड करना, डिवाइड करना, डिवाइड करना। बस उसने क्या है, किसी भी तरह से नई नई सेल बना देनी है। और उसी हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि ये कैंसर है। ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल सेल क्या होती है, नॉर्मल सेल का ना एक प्रॉपर वे होता है डिवाइड करने का, एक अपनी लाइफ साइकिल होती है, वो मैनेज तरीके से काम करती है। लेकिन जो कैंसर सेल होती हैं, उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता, उनका जो एक सिस्टम होता है, मैनेजमेंट होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और वो क्या है, अब नॉर्मल बिहेव करना शुरू करती हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई सेल डिवाइड करेगी और नई नई सेल ऐड करेगी, तो पूरा एक सेल मास बन जाएगा, नया सेल मास बन जाएगा। और उसको हम क्या बोल देंगे, ट्यूमर। ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन, कैंसर सेल फॉर्म लार्ज सेल मास कॉल्ड ट्यूमर। उनको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूमर बोल देते हैं। या फिर उसका नाम क्या है, नियोप्लाज्म बोल देते हैं। तो जब भी नई नई सेल डिवाइड होके एक पूरा सेल मास बनाएगी, हमने बोल दिया कि इसको ट्यूमर हो गया या नियोप्लाज्म हो गया। ठीक है। अब ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, ये होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? आपको पता है, एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स रहती हैं। और वो ग्रुप ऑफ सेल, जितनी भी सेल हैं उस टिश्यू के अंदर, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती हैं। और इस कांटेक्ट की वजह से एक दूसरी सेल को क्या करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं कि आपने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, अपनी मर्जी से ही डिवाइड नहीं करना है। तो ये एक पूरा क्या है, मैनेजमेंट होता है। लेकिन जो कैंसर सेल होती हैं, ठीक है, अब नॉर्मल सेल क्या है, अगर कैंसर सेल बन जाती हैं, अब वो कैंसर सेल क्यों बनती है, कॉज क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक नॉर्मल सेल है और वो कैंसर सेल बन जाती है, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब जब वो दूसरी सेल के साथ कांटेक्ट में है, अपनी मर्जी से ही क्या करेगी, डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे वो क्या करती है, ये प्रॉपर्टी खत्म कर चुकी होती है, खो चुकी होती है। और इसकी वजह से क्या है, वो अब उसको आसपास के सेल से कोई मतलब नहीं है, उनके कांटेक्ट होने से वो इनहिबिट नहीं करेगी, अब वो डिवाइड करती रहेगी। तो नॉर्मल सेल हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय virtue ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल स्टॉप अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो जब वो दूसरी सेल के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है, तो उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्या है, रुक जाती है। लेकिन जो नॉर्मल सेल, जो कैंसर सेल होती है, उनमें ये जो मैकेनिज्म होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, जो रेगुलेटरी है मैकेनिज्म है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है। तो उन सेल्स के अंदर, जिन सेल के अंदर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला जो मैकेनिज्म है ये खत्म हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है, कैंसर सेल। तो वो कैंसर सेल क्या करेंगे, अब वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है। सो दी सेल हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और ये प्रॉपर्टी खत्म कर चुकी होती है। तो
कैंसर सेल कैसे बनती है? नॉर्मल सेल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहती हैं और एक दूसरे को रोकती हैं, बिना मतलब के, बिना किसी मकसद के। आपको क्या करना है? डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। लेकिन किसी तरह से अगर नॉर्मल सेल डिवाइड करना शुरू कर दें, वो अपना इनहिबिशन वाला जो मैकेनिज्म है उसको खत्म करते हैं, वो प्रॉपर्टी लॉस कर दें, तो अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास कौन कौन सी सेल है, किस किस के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, ठीक है जी। और वो क्या करेगी? लगातार डिवाइड करती रहेगी। तो ऐसी सेल क्या बन जाती है? कैंसर सेल बन जाती हैं। और जो कैंसर सेल के डिवाइड करने से, बार बार डिवाइड करने से जो बनता है उसको बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। जब साइंटिफिक स्टडी की जाती है कैंसर की तो उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए एक पूरा एक टिश्यू दिखाया गया है। यहाँ पे ये सेल है, ये वाली सेल और ये वाली सेल है। ये वाली सेल क्या है? नॉर्मल है, इनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, ये डिवाइड नहीं कर रही हैं। लेकिन ये जो एक सेल मास बना हुआ है यहाँ पे, ये सेल मास क्या है? ये कैंसर का है, ट्यूमर बन चुका है, ठीक है। इन सेल्स ने क्या किया है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म कर दिया है। अब इनके पास ये प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, अब ये बार बार डिवाइड कर रही है और नया सेल मास बना रही हैं, ठीक है। तो ये है कैंसर। अब देखिए देखिए कैंसर का क्या होता है। अब अगर ये सेल है, अगर ये बहुत ज्यादा डिवाइड कर रही है, तो इनको स्पेस भी चाहिए, इनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, और ये दूसरी सेल्स को हटाएंगी और नई नई सेल ऐड करेंगी, तो ये इन्वेजन भी करेंगी, इन्वेसिव भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ट्यूमर के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी देखेंगे। लेकिन ये क्या, कंपटीशन करते हैं नॉर्मल सेल के साथ। नॉर्मल सेल तो अपनी मर्जी से ऐसे डिवाइड नहीं करना है, तो वो क्या है, नॉर्मली ग्रो करेंगे। लेकिन ये क्या, फास्ट ग्रो करती रहती हैं, जिसके वजह से इनको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए, और दूसरी सेल को क्या है, खतरा हो जाता है। तो ये था कैंसर। हमने ट्यूमर की बात की थी। जो कैंसर सेल हैं डिवाइड करके ट्यूमर बनाती हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है, ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक होता है बेनिग्न ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा था वो था बेनिग्न ट्यूमर, एक नॉर्मल ट्यूमर, ठीक है जी। देखिए जो बेनिग्न ट्यूमर होता है वो क्या होता है? दीज ट्यूमर्स आर नॉर्मली नॉन कैंसरस एंड लेस फैटल टू द बॉडी। ये कैसे हैं? नॉन कैंसरस हैं, मतलब क्या है, नॉर्मली भी कोई बॉडी क्या करती है, कोई सेल क्या करती है, डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करने के बाद एक लिमिटेड टाइम के बाद, एक लिमिटेड साइज गेन करने के बाद वो बंद कर जाती हैं, वो स्टॉप कर जाती हैं, आगे ज्यादा डिवाइड नहीं करेंगी। तो वो फैटल भी नहीं होती बॉडी के लिए, और ज्यादा खतरा भी नहीं करती, और उनको इजीली ट्रीट किया जा सकता है, उनको जल्दी ठीक किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, दे डू नॉट शो मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है? देखिए अभी हमने बात की है कि ये जो बेनिगन ट्यूमर होते हैं वो एक लोकल एरिया में रहते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, जहाँ पे ये बने हैं, जहाँ पे ये बने हैं, जहाँ पे ये कैंसर की सेल बननी शुरू हो गई है, जहाँ पे ट्यूमर बनना शुरू हो गया, सिर्फ वहीं पे रहेगा, ठीक है। कहीं और नहीं जाएगा, इसकी सेल्स टूट के कहीं और नहीं जाएगी। तो एक पर्टिकुलर रीजन में ही रहेंगे, और इसीलिए एक ही पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, तो ये कैसे हैं, नॉन इन्वेसिव है, कहीं और इन्वेजन नहीं करते, कहीं और घुसपैठ नहीं करते अपने, जहाँ पे है वहीं रहेंगे, ठीक है। मेटास्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैंसर सेल एक जगह से टूटकर दूसरी जगह, कहीं और जगह, कहीं और जगह, पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर चली जाती हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं कि मेटास्टेसिस हो गई। और ये ट्यूमर कैसे हैं? ये ट्यूमर क्योंकि एक ही जगह पे रहते हैं, कहीं बाहर अलग अलग जगह पे नहीं जाते हैं, ठीक है। अपने जो लोकली जहाँ पे ये बनते हैं वहीं रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, तो ये क्या है, मेटास्टेसिस शो नहीं करते, इसलिए नॉन इन्वेसिव है, कहीं और नहीं जाते हैं, ठीक है जी। दे स्टॉप ग्रोथ आफ्टर रीचिंग सर्टेन साइज। तो ये उसके बाद क्या है, ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, इसीलिए ये लेस फैटल है। तो दूसरी तरफ मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? ये कैंसरस होते हैं और बहुत ही ज्यादा फैटल भी होते हैं। ये कैसे हैं? कैंसरस हैं और फैटल भी हैं, बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। दे शो मेटास्टेसिस एंड इन्वेसिव हैं। देखिए मेटास्टेसिस मैंने अभी आपको बताया था कि जब सेल्स एक जगह से टूट के अलग अलग जगह चली जाती हैं उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया है, बेनिगन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ट्यूमर क्या है, ये एक साइज गेन करने के, इनकी जो ग्रोथ होती है अनलिमिटेड होती है, और ये स्टॉप नहीं करते, इसलिए इनकी ग्रोथ क्या है,
अनलिमिटेड है, ठीक है, इनडेफिनिट है। तो ये ज्यादा से ज्यादा सेल ऐड करते रहते हैं और सेल टूट टूट कर अलग अलग जगह जाती रहती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, पहले हमने एक नॉर्मल ट्यूमर दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एक ट्यूमर बना है यहाँ पे, अब ग्रोथ करने के बाद क्या है, यहाँ से सेल टूट के ये अलग हो गई है। अब ये क्या है, ये सेल टूटकर अलग हो गई है, और सेल टूटेंगी वो भी यहाँ से अलग होगी, और किसी तरह से ब्लड के थ्रू या किसी और मीडियम से क्या जाएंगी, एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएंगी, वहां पे स्टिक कर जाएंगी। स्टिक करने के बाद वहां ग्रोथ करेंगी, ग्रोथ करने के बाद वहां से टूट के कहीं और जाएंगी। तो इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर ये चली जाती हैं और हर जगह क्या है, नुकसान पहुंचाती है। इसलिए ये ज्यादा फैटल होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है, इनडेफिनिट होती है। और इसीलिए क्या है, बहुत ज़्यादा इनकी जो ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेटास्टेसिस क्या होती है। मेटास्टेसिस क्या है, द इन्वेजन ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है जी, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हमने बोल दिया मेटास्टेसिस। कि अगर कैंसर सेल है, एक जगह से दूसरी जगह पर इन्वेजन कर रहे हैं बॉडी के, तो उसको बोल देंगे कि वो क्या है, मेलिग्नेंट है। कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये। दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ है कंटेक्ट इनहिबिशन का। एक क्वेश्चन आया हुआ है मेटास्टेसिस का। और बहुत बार क्वेश्चन आया है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो हमने कैंसर के बारे में पढ़ा, कैंसर क्या होता है, किस तरह की सेल कैंसर बनाती हैं, कैंसर बनने से ट्यूमर बनता है, और वो ट्यूमर दो तरह के होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि कैंसर के क्या क्या कारण हैं, किस किस तरह से कैंसर हो सकता है। जिस भी एजेंट की वजह से, एक कोई भी कारण है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। ठीक है, कार्सिनोजन क्या होता है, एक कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी ऐसा चीज जिससे कैंसर हो रहा है, हमने क्या बोल दिया इसको, वो कार्सिनोजन है। ठीक है, अब वो कैसा हो सकता है, वो एक फिजिकल एजेंट हो सकता है, ठीक है, वो एक केमिकल एजेंट हो सकता है, फिजिकल एजेंट हो गया, उसके बाद एक केमिकल एजेंट हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, एक बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है। इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। फिजिकल एजेंट में क्या है, हमारे पास रेडिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, रेडिएशंस यहाँ पे हम दो तरह की पढ़ेंगे, आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजेशन आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है हमारे पास, जो एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, ये क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमारे पास आता है यूवी रेज। ठीक है जी, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, किसी भी एक फिजिकल एजेंट का नाम बताइए या आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए। नॉन आयनाइजिंग का एग्जांपल पूछ देते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपनी मर्जी से ही आपने एक्स रेज, गामा रेज या यूवी रेज नहीं लिखना है। आपको देखना है कि क्या वहाँ पे पर्टिकुलरली आयनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। अब करते हैं इनकी बात, रेडिएशंस की। ये रेडिएशन क्या करती है, इनका काम क्या है, जब भी ये पेनिट्रेट करेंगे हमारे टिश्यूज को, हमारी सेल्स को, तो डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे। डीएनए के अंदर क्या है, म्यूटेशन कर देंगे। आपको पता है म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर कोई चेंज आ जाता है, उसकी जो बेस है, उसके सीक्वेंस है, उनके अंदर कोई चेंज आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो म्यूटेशन हो गया है। तो जब ये डीएनए को डैमेज करेंगे, डीएनए को इसी तरह से चेंज कर देंगे, उनके अंदर कोई भी म्यूटेशन कर देंगे, तो क्या होगा, जो सेल्स हैं वो कैसी बन जाएंगी, न्यूप्लास्टिक हो जाएंगी। न्यूप्लास्टिक का मतलब क्या है, नॉर्मल सेल ना रहकर कैंसर बनाने वाले सेल, या कहें कि ट्यूमर बनाने वाली सेल बन जाएगी। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल बन जाएगी। फिजिकल एजेंट में आ गया रेडिएशंस। केमिकल एजेंट्स में क्या है, इसमें कुछ एक ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। जैसे बहुत सारे जो केमिकल्स हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टोबैको के अंदर, सिगरेट के अंदर, ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं उनको कैंसर हो जाता है। किसी को लंग कैंसर हो गया, कईयों को टोबैको के अंदर से क्या होता है, माउथ कैंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत से कुछ एक ऐसी डाइज हैं, पेंट्स हैं, बेंजीन फ्यूम्स हैं, तो बहुत से ऐसे
ड्रग्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से क्या है, जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग को अल्टर कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है, म्यूटेशन कॉज कर देते हैं और जिससे क्या होता है, कैंसर हो सकता है। बायोलॉजिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट में क्या है, कुछ एक वायरस हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास वायरस आते हैं, और ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार पूछा है, ऑन्कोजेनिक वायरस क्या होते हैं, या ऐसे वायरस जो कैंसर काज करते हैं, उनका उनको क्या बोलते हैं। तो ऐसे वायरस जिनकी वजह से कैंसर हो जाता है उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। और इन ऑन्कोजेनिक वायरस पे जो जीन होते हैं जिनकी वजह से ये होता है, उनको बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। ये आपने दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ऐसे वायरस जिनकी वजह से कैंसर होता है उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस, और उनके अंदर जो जीन होते हैं वायरल ऑन्कोजीन। हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ एक जीन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, सेलुलर ऑन्कोजेन। ठीक है, इनको शॉर्ट में CONC बोलते हैं, या फिर प्रोटो ऑन्कोजेन। 1 मार्क्स में इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्या है, हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेलुलर ऑन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इसलिए नॉर्मली हमारी बॉडी को कैंसर नहीं होता है। किसी भी कारण से अगर ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये भी ट्यूमर कॉज करते हैं, मीन्स ये भी कैंसर कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल कारण है, इसके जो कॉज है ये आपको पता होने चाहिए। तो कैंसर के जो कॉज है उसमें हमने फिजिकल एजेंट्स को देखा, जिसमें से रेडिएशंस हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। केमिकल एजेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि टोबैको है, सिगरेट है, इनके अंदर जो केमिकल हैं, डाइज हो गई, बेंजीन फ्यूम्स हो गई, या और अलग अलग केमिकल्स हैं, वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट में कुछ एक वायरस हैं, वो क्या करते हैं, अगर इन्फेक्शन कर देते हैं तो कैंसर हो सकता है। जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरसेस, जिनके अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं, वायरल जीन। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ जीन होते हैं जिनको हम सेलुलर ऑन्कोजीन बोल रहे हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन। अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं किसी तरह से, तो ये भी क्या है, कैंसर कोज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाए, किस तरह से इसको डायग्नोस किया जाए। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो बोन मैरो है या ब्लड है, उसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनका जो नंबर है कहीं इंक्रीज तो नहीं हो गया, डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, या नॉर्मल ही है। तो अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो क्या है, ग्रोथ ज्यादा हो रही है। ठीक है, जो ल्यूकेमिया होता है, ब्लड कैंसर होता है, उस केस में हम इसको देखते हैं मेनली। फिर आता है हमारे पास बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक जो टिश्यू है जो सस्पेक्टेड है ना, हम क्या करते हैं, सस्पेक्टेड टिश्यू जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे कैंसर हो सकता है, तो उसको कट कर देते हैं 3 सेक्शन के अंदर, सस्पेक्टेड टिश्यू को। और फिर क्या एग्जामिन करते हैं, उसको एग्जामिनेशन करते हैं माइक्रोस्कोप में। तो हमने क्या किया सॉरी, एक टिश्यू कट किया, कहाँ से लिया है, सस्पेक्टेड टिश्यू से हमने कट कर लिया, जहां से हमें लग रहा है कि यहाँ पे कैंसर हो सकता है। तो उसको कट करने के बाद हम क्या है, थिन सेक्शन के करते हैं, स्लाइस करते हैं, और उसके बाद माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं कि ये जो सेल है इसकी वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उनके अंदर ग्रोथ किस तरह से हुई है, वो बाकी सेल से किस तरह से अलग है। तो वो देख के भी हम पता लगा सकते हैं। फिर एक आता है हमारे पास सीटी स्कैन, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, सीटी स्कैन के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि इस पर्सन ने, इस पेशेंट ने सीटी स्कैन कराया है, फिर उसके बारे में पता चला है डिजीज के बारे में। सीटी स्कैन एक्चुअली क्या होता है, किसी भी इंटरनल ऑर्गन की 3D इमेज लेने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें यूज की जाती है एक्सरेज को, एक्सरेज को यूज किया जाता है, और इंटरनल ऑर्गन की जो इंटरनल टिश्यू है उसकी 3D इमेज ली जाती है। 3D इमेज लेने से क्या होता है, एक हमें एक एंगल पता चल जाता है, हम हर एक एंगल से उस टिश्यू को देख सकते हैं, उस पूरे के पूरे जो लोकेशन है उसको हर एंगल से देख सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर कोई चीज सामने नहीं दिख रही है, किसी दूसरे एंगल से देखते हैं, तो हमें शायद उसकी लोकेशन, उसकी जो अब नॉर्मल जो सेल्स हैं उनके बारे में शायद पता चल जाए। फिर एक होता है
एमआरआई, इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि एमआरआई, इस पेशेंट ने एमआरआई कराई है तब जाके इसका टेस्ट क्लियर हुआ है, डायग्नोस क्लियर हुआ है इसका, डॉक्टर ने इसको एमआरआई करने के लिए बोला है। उसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें रेडिएशंस को यूज किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस पूरी प्रोसेस को किया जाता है। इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को यूज करते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर इस काम को किया जाता है। और लिविंग टिश्यू जो है, ठीक है, वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, साथ के साथ डिटेक्ट कर रहे हैं, लिविंग टिश्यू को हर एंगल से देख रहे हैं, उसके अंदर अभी जो लाइव है क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उसकी जो सेल्स हैं किस तरह से ग्रोथ कर रही हैं, उनमें क्या चेंज आ रहा है, फंक्शनिंग कैसे कर रही हैं, क्या वो नॉर्मल बिहेव कर रही हैं या रैपिड ग्रोथ कर रही हैं। तो हम लिविंग टिश्यू को, लिविंग सेल्स को उस टाइम पे देख सकते हैं, उसकी उसकी जो फिजियोलॉजी है कैसी है। तो जो भी उस लिविंग टिश्यू के अंदर चेंजेस आएंगे वो हम सेम टाइम में डिटेक्ट कर पाएंगे, और इससे हमें पता चल जाएगा किसी भी टिश्यू के बारे में। तो डायग्नोस यहाँ पे भी हो जाता है। रेडियोथेरेपी आपको पता है, एक्सरेज को यूज करके हम क्या है, एक इमेज लेते हैं, और इस इमेज से क्या है, हमें अब नॉर्मल सेल के बारे में पता चलता है। तो ये तो नॉर्मल हो गया हमारे पास, एक्सरेज को हम यूज करते हैं इंटरनल ऑर्गन की स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि इसने एक्सरे कराया है, तो एक्सरे में क्या है, नॉर्मल हम पता कर लेते हैं। मोनोक्लोनल सॉरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से भी हम कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी वो चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी के अंदर बनती है, ऐसे केमिकल। और एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन वो चीज होती है जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आई है, और वो हमारी बॉडी को खत्म करनी है उसको। ठीक है, मान लो कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, डस्ट पार्टिकल आ गया, कोई ऐसा केमिकल आ गया जो हमारी बॉडी नहीं चाहती है, जिससे हमारी बॉडी को इन्फेक्शन है, खतरा है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस एंटीजन के अगेंस्ट, उस बाहर वाली चीज के अगेंस्ट कुछ केमिकल बनाती है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी क्या करेंगी, उन वायरसेस को, उन डस्ट पार्टिकल्स को, या उन जो भी चीजें हैं उन सबको खत्म करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने आप एंटीबॉडी डालते हैं पर्सन के अंदर, किसके अगेंस्ट, जो कि कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस है ना, वो एंटीजेंस जो कैंसर कॉज कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हमने क्या किया, एंटीबॉडी डाली। तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे, एक दूसरे के साथ ठीक है, वो अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से भी हम एंटीबॉडी को यूज करके डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्शन इसकी हो जाती है, डायग्नोसिस हो जाती है कि क्या कोई एंटीजन प्रेजेंट है जो कि कैंसर को कोज कर सकता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को कैंसर है या नहीं है। लास्ट आता है हमारे पास ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सर्जरी आ गया। सर्जरी से आपको पता ही है कि हम सर्जरी करके, ऑपरेशन करके भी ठीक कर सकते हैं। सर्जरी में क्या होता है कि अगर एक ट्यूमर है, मान लो बेनिग्न ट्यूमर है, नॉर्मल ट्यूमर है, ठीक है, छोटा सा भी कोई लंप बना हुआ है, मांस का एक टिश्यू बना हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसको, वो जो ट्यूमर है उसको काट कर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जो बेनिग्न ट्यूमर है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है, उनको हम इजीली यहाँ से खत्म कर सकते हैं। तो हो गया सिंपल मेथड कि कोई किसी जगह पर, किसी टिश्यू में अगर ट्यूमर बना हुआ है, उस ट्यूमर को हमने सर्जरी से बाहर निकाल दिया। फिर आते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब क्या है, हमें रेडिएशन यूज करनी है। अब इसमें क्या करते हैं, जो ट्यूमर सेल होती है उनके ऊपर हम एक बहुत ही ज्यादा हाई डोज, लेथल डोज क्या डालते हैं, रेडिएशन की डाल देते हैं। वो रेडिएशन क्या करेंगे, उस टिश्यू को, जो कैंसर वाले टिश्यू हैं जिनका हमें पता चल चुका है कि ये सेल हैं, ये कैंसर वाली हैं, वो उसको खत्म कर देती हैं, किल कर देती हैं, बर्न कर देती हैं। और हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो आसपास की नॉर्मल सेल हैं उनको हम बचा के रखें। तो रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको इरेडिएटेड किया जाता है, लीथल डोज, ठीक है, मतलब हाई डोज के साथ रेडिएशंस जो होती हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं किसको हम, जो सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी जो सेल हैं, ठीक है, हम उनको क्या करते हैं, रेडिएट कर देते हैं, तो इरेडिएट कर देते हैं, जिससे कि वो रेडिएशन उन ट्यूमर सेल के ऊपर, उन कैंसर सेल के ऊपर गिरेंगी, और वो कैंसर सेल क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, उनको किल कर देते हैं। तो सर्जरी में हमने
ऑपरेशन से काट कर बाहर निकाल दिया ट्यूमर को, और रेडियोथेरेपी में क्या किया, ट्यूमर सेल को बर्न कर दिया, खत्म कर दिया रेडिएशन से, उनके ऊपर रेडिएशन गिरी, वो खत्म हो गई। हमने, ठीक है, इफेक्टिवली क्या किया, उसी उसी एरिया के अंदर रेडिएशन की है जहाँ पे क्या है, नॉर्मल सेल्स नहीं है। ठीक है, तो हमें नॉर्मल सेल को बचाते हुए बाकी के ऊपर रेडिएशन डाल दी और वो वहां से खत्म हो गई। तो दो ये मेथड हो गए। तीसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में देखिए क्या करते हैं, हम केमिकल्स का यूज करते हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं हमारे पास, बहुत सारी केमिकल्स हैं, दवाइयां हैं, जिसका हम यूज करके जो कैंसर काजिंग, ठीक है, जो चीजें हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो सेवरल, ठीक है, केमोथेरेपेटिक ड्रग्स यूज टू किल कैंसर सेल, जो कैंसर सेल हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बट दीज ड्रग ऑल्सो हैव साइड इफेक्ट। तो आपको पता है कि ये जो ड्रग्स होते हैं इनको लेते हैं, इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे ब्लड की कमी हो जाना, ठीक है, हेयर लॉस हो जाना, ये सारी सारी क्या है, इसके साइड इफेक्ट हैं। हेयर लॉस है, इसके बारे में नॉर्मली सब जानते ही हैं, सबने देखा भी है। कुछ एक सेलिब्रिटीज भी हैं जिनको कैंसर हुआ था और बाद में जब देखा गया तो उनका जो बहुत ज्यादा है क्या है, हेयर लॉस हो गया है। तो मोस्टली जो पेशेंट है अपने आप ही क्या करते हैं, अपने जो हेड के रीजन के हेयर होते हैं उनको पहले ही रिमूव करा देते हैं, ताकि और ज्यादा बार बार ना झड़े और उनके बारे में ज्यादा ना पता चले। तो ये क्या है, ट्रीटमेंट जो है हमने इस तरह से करना है इसका। तो कीमोथेरेपी हो गया, केमिकल्स का यूज करके, ड्रग्स का यूज करके हम कैंसर सेल को खत्म कर देते हैं। रेडियोथेरेपी से हम बर्न कर देते हैं, मार देते हैं उनको। और सर्जरी से क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। लास्ट में आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, इम्यूनो बना है इम्यून सिस्टम से, मतलब हमने अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देना है। मैंने पिछली बार भी बात की थी, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, कोई भी एंटीजन या कोई भी खराब चीज हमारी बॉडी के अंदर आती है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, और वो एंटीबॉडी क्या करेंगी, इम्यून सिस्टम हमारा क्या करेगा, एंटीबॉडी बना के उन एंटीजन को, उन खराब चीजों को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ कैंसर सेल क्या है, वो एक गलत चीज है ना। तो एज ए एंटीजन उनको वो देखेगी। ठीक है, तो जब एंटीजन की तरह हमारी बॉडी इनको देखेगी तो उनको खत्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये कब करेगी, जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और इस चीज को एक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली बाहर से, ठीक है, क्या डालते हैं, कुछ एक चीजें डालते हैं जिनका हमने क्या नाम दिया है, अल्फा इंटरफेरोन्स। ये जो अल्फा इंटरफेरोन्स हैं, ये क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती हैं, बहुत ज्यादा एक्टिवेट करती हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, और वो एंटीबॉडी क्या करेंगी, कैंसर सेल को खत्म कर देंगी। ठीक है, दीज एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, एंड हेल्प डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर सेल्स, जो ट्यूमर सेल है, कैंसर सेल है, इनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। तो आई होप कि आपको ये कैंसर का जो पूरा कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।